हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि बहुत बहुत अच्छे हो। और हम लोग आ गए हैं नया टॉपिक लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी जो दोस्त लोग जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर इनवाइट करना चाह रहे हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, ताकि सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ सकें सेम चीज़ को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद अपने आप में, क्योंकि अब इस जो यूनिट में आपको पढ़ाई करनी है वो टोटल पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पढ़ाई करनी है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेचर ऑफ फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़। दोस्तों देखो, इस पूरे वीडियो में हमको शुरू से लेके अंत तक जो भी पढ़ाई करनी है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। थोड़ा सा डेरिवेशन है बट वो इतना ज़्यादा जितना अभी तक आपने किया है कूलाम्स लॉ को लेके, बस उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस है। बट इस वीडियो के बाद जो आने वाले वीडियोस हैं वो सारे टेक्निकल बेस्ड होंगे, यानी कह लें कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके अंदर टर्मिनोलॉजी होगी ज्योमेट्री की, और उसके साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी रहेगा। तो ये जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत ध्यान से आप समझिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंडामेंटल है, बेसिक है, जिसके ऊपर बेस्ड आने वाले डेरिवेशंस हमारे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की जहाँ पे एक चार्ज अगर उसके आसपास दूसरे चार्जेस को रखा जाए तो उनके बीच उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, किसी चार्ज की, जो कि अगर उसके आसपास किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो उसके ऊपर अपना फोर्स लगा सकता है। फ़र्ज़ करो कि एक क्लासरूम है जहाँ पे आप बैठते हो, आपका टीचर जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ आपको लेक्चर दे रहा है। तो जो टीचर है वो हो गया आपका एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और आप जो हो जाएंगे टेस्ट चार्ज। आप देखिए, जब आप क्लास में एंटर होंगे तो टीचर का पूरा पूरा असर आपके ऊपर होगा, या यूँ कहें कि वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा आपको अपनी क्लास में बैठे चुपचाप बैठने के लिए, या फिर अपने आप को बोर्ड पे ध्यान देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो फोर्स आपके ऊपर टीचर लगा रहा है, मतलब टीचर के लिए वो जो क्लासरूम है वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड समझ रहे हो, फील्ड मतलब एक तरह से एक एरिया। तो ऐसी सराउंडिंग जिसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है किसी चार्ज के होने के कारण। मेरे आसपास अगर मैं खड़ा हूँ, मान लो मैं खड़ा हूँ कहीं पे और मेरे आसपास अगर कोई चीज़ें रखी हैं और वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की दायरे में है, तो मैं उनके ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ। आज आप मेरे सामने अगर खड़े रहेंगे तो मैं आपके ऊपर ऑर्डर चला सकता हूँ, आपको फोर्सफुली कुछ भी काम करने के लिए कह सकता हूँ। तो वो तब है जब आप मेरी फील्ड में हैं। तो इस तरह से जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा पाता है तो वो लगा पाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहाँ पर अपन देखें कि एक क्यू चार्ज के कारण, इट मे डिफाइन ड्यू टू क्यू चार्ज एज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। यहाँ पे जो सोर्स चार्ज बोला गया है, सोर्स चार्ज जो बोला गया है दोस्तों, वो बोला गया है किसको, वो बोला गया है क्यू को। ये जो क्यू आपको दिख रहा है ये इसका सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज अगर है तो इसके आसपास, इन विच इफ़ अदर चार्जेस आर केप्ट, इसके आसपास अगर दूसरे चार्ज रख देंगे तो दीज टेस्ट चार्जेस एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और रिपल्शन का होगा या तो अट्रैक्शन का होगा। एक चार्ज के आसपास अगर हम लोग कोई दूसरे चार्ज रख दें, एक सोर्स चार्ज के आसपास अगर हम लोग दूसरे चार्ज रख दें तो वो उसके ऊपर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात समझ लो कि जो भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो सीधी सी बात है वो अपनी इस काबिलियत के कारण लगा पा रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। वो क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज। पिछली बार में भी बात की थी हमने, ये सोर्स चार्ज कहलाएगा। और वो चार्ज जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या होगा। मतलब जो टीचर आपके ऊपर फोर्सफुली आपको जो पढ़ा रहा है, जिसके कारण आप क्लास में टिके हुए हो, तो वो टीचर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। और आप जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है वो उसको कहलाएगा वो कहलाएंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब ये समझो कि अगर कोई क्लास में टीचर है और क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी या नहीं रहेगी? अगर मान लो कि आसपास कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई आपकी क्लास में टीचर खड़ा हुआ है और क्लास पूरी एम्प्टी है, अगर एक भी स्टूडेंट जाके लास्ट वाली बेंच में भी बैठेगा तो उसके ऊपर उसका फोर्स लगेगा, वो फोर्सफुली बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा वहाँ पे, कोई भी क्लास पूरी खाली है, तो भी क्या टीचर का असर रहेगा वहाँ पे? बिल्कुल रहेगा। फोर्स नहीं रहेगा, कोई भी उन दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स नहीं है, इसका असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, पर इसकी प्रॉपर्टी तो रहेगी, इसकी वो कंडीशन तो रहेगी कि वो अगर कोई भी आ गया, लास्ट बेंच पे भी अगर आ गया, तो टीचर उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, फोर्सफुली उसको अपनी जगह पे बिठा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अगर आप वहाँ पे नहीं भी रहेगा कोई चार्ज तो भी उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ख़त्म नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बहुत कम होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि आप उस टीचर के साथ, अब उस क्लासरूम में बैठे हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा असर हो रहा है, उस टीचर के क्लासरूम के बाहर अगर आप चले जाओगे, और क्लासरूम में ये टीचर, अगर आप बाहर चले जाओगे तो नो डाउट उस टीचर का असर आपके ऊपर बहुत कम होगा, पर फिर भी होगा। ऐसे आप स्कूल के बाहर भी चले जाओगे तो भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उसका असर आपके ऊपर बहुत कम होगा, भयंकर कम होगा, मतलब 0.1% भी हो सकता है, बट होगा। ये उसका एग्जिस्टेंस, चूँकि वहाँ पे वो चार्ज जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर टेस्ट चार्ज नहीं है तो फोर्स वहाँ पे नहीं लग रहा होगा, ये हम मान सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो ये इसको इस तरह से आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, आगे देखें क्या बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये जो इंटेंसिटी वाली जो चीज़ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फिनोमिनन, एक कॉन्सेप्ट है, बट जब इसकी आप वैल्यू निकालने बैठ जाते हो, जब आप इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाते हो, तब जब वैल्यू हमारे पास रहती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये आपको माप देगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, माप मतलब कि उसकी वैल्यू देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझ सकते हैं? आपने देखा था कि दो पॉइंट चार्जेस थे और उनके बीच में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये Q और ये Q0। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इस Q0 को मैं हटा लूँ, ठीक है, तब भी इस पॉइंट पे अगर मैं कोई Q लाऊंगा वहाँ से वापस से, तो इस पॉइंट पे आने के बाद फोर्स लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स लग रहा है, क्या है, अगर इस Q का इस पे फोर्स लग रहा है किसी Q0 चार्ज पे, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस Q0 चार्ज को मैं यहाँ से हटा लूँ, तो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट बोल लो,
इस P पॉइंट पे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी कि कितना असर इसके ऊपर हो रहा है, क्योंकि Q जब आया था तब क्या लग गया, फोर्स लग गया। तो अगर Q को हटा दूंगा तो क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। तो आप ये देखो कि जब मैं इस Q को यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे किसी भी पॉइंट को नहीं रखता हूँ, सिर्फ ये दूरी थी R, ठीक है, ये यहाँ पे दूरी थी R और ये पॉइंट P है। तो अगर मैं फोर्स में से Q नॉट टेस्ट चार्ज को अगर हटा लूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पे हमने लिखा है E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन Q नॉट। क्या लिखा है, फोर्स अपॉन Q नॉट, क्योंकि फोर्स में से अगर मैं फोर्स की क्वांटिटी में से, फोर्स की कंडीशन में से अगर मैं Q नॉट को डिवाइड कर दूं या हटा दूं तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, उस कंडीशन की, उस असर की, उस इफेक्ट की वैल्यू पता चल जाएगी जिसके कारण किसी भी चार्ज पे फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको दिखा रही है कि पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप कर दोगे तो हमको क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसको एक कंडीशन से देखें कि हमने क्या किया है, वापस से मैंने जो अभी बनाया था वैसा ही है ये, ठीक है। एक Q चार्ज रख रखा है, कुछ दूरी पे हमने क्या रख रखा है, एक Q नॉट चार्ज रखा है, ये P पॉइंट हो गया। अगर मैं इसमें से Q नॉट को हटा लूँ, देखो एरिया तो बहुत बड़ा है, एरिया बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सब दूर क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल में स्फेरिकली लगेगी, ठीक है, अगर Q जो है वो 3 डायमेंशनल में किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, आगे देखेंगे वो भी। तो ये जो Q दिख रहा है ना, Q नॉट, ये Q नॉट जो है वो आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर अभी यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अगर मुझे E करना है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, 2 चार्ज है उनके बीच में, अगर दूरी से रखा हुआ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। तो फोर्स में से अगर मैं इस Q नॉट को अगर हटा लूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल जाएगी जिसके कारण इस Q नॉट पे फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला लिखना है तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा F बाय Q नॉट, या कोई भी चार्ज जिसको हम लोग, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसके वहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको पता चल जाएगी। या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। देखो अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, मान लो कोई, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई चार्ज था Q नाम का, ठीक है, Q नाम का कोई चार्ज था, अरे ये Q नाम का चार्ज, ठीक है। और इसकी दूरी पे, कुछ दूरी पे, घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही, इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मुझे यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करवाना ना इस P पॉइंट पे, ये दूरी तो R हो गई, तो मैं क्या करूँगा, कहीं से कोई चार्ज लेके आ जाऊँगा Q नॉट, कोई Q नॉट चार्ज लेके आ जाऊँगा। जैसे ही चार्ज लेके आया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स आ जाएगा। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही सही, क्योंकि जितनी दूरी पे हमने P पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखी होगी, उसमें अगर मैं कोई Q नॉट या कोई भी चार्ज का अगर इंटू कर दूंगा तो क्या बना के दे देगा, मुझे फोर्स बना के दे देगा। दोस्तों क्या बना के दे देगा, फोर्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए अप्लाइड फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने कूलॉम्स लॉ देखा था, जब 2 चार्जेस के बीच में फोर्स था, उसमें से अगर मैं एक चार्ज को हटा दूं जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे तो ये वाला चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा था, चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगा रहा था, पर मान लो कि मेरा जो सोर्स चार्ज है वो अगर Q1 है, तो अगर मैं Q2 को उसकी पोजीशन से हटा दूं, कहीं भेज दूं,
तो जिस पोजीशन पे Q2 था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और अगर मुझे फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो मैं क्या करूँगा, Q2 को उस पॉइंट पोजीशन पे ला दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रही है इस तरफ, और फोर्स भी किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, ये जो है फोर्स ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में लगेगी। क्यू अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। बट फोर्स जब है, फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। ये कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए एक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ई की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो देख लो आप, F/Q लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है F को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, Q को क्या लिखते हैं, कूलम। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है सब कुछ कि N/C या तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इन्वर्स, ये इसकी यूनिट है, हमेशा याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये एग्जैक्टली आपका जो है एक तरह से कह लें कि डेरिवेशन है। अभी तक आपने जितना भी चीज़ें सीखा है वो कॉन्सेप्ट था, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल है कि एक 3 डायमेंशनल में Q रखा हुआ है, पॉजिटिव Q O पॉइंट पे, और P पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, P पॉइंट पे रखा हुआ अपना Q0। ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बाय कूलॉम्स लॉ हमको पता है कि Q, ये Q0 के ऊपर Q के कारण क्या लिखा है, अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। ठीक है, Q0 कहाँ था, Q0 यहाँ पे था और यहाँ पे Q था। Q0 पे Q के कारण फोर्स लग रहा है, तो क्या लग रहा है, F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R² एलोंग OP, एलोंग OP। OP कहाँ है ये देख लो एक बार फिर से, देखो यहाँ है OP, ये डायरेक्शन है OP की, ये O ये रहा और P ये रहा, तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है दोस्तों 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R²। और जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q0। तो आगे देख लो 1/4πε0, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने लिखा फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R², और अलग से हमने यहाँ पे लिखा Q0 अपॉन में Q0। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके भी अपॉन में रखना है क्या, R² के भी अपॉन में रखना है क्या Q0। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो हमने लिखा होता 1 इसको भूल जाओ, यहाँ हमने इस तरह से नहीं लिखा, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R² इंटू 1/Q0 लिख सकते थे। इसको पीछे वाली इक्वेशन से एक बार हम लोग टैली कर लेते हैं। देखो ये जो F लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F इंटू 1/Q0, F इंटू 1/Q0 अगर करेंगे तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ज़रा, 1/4πε0। अब ये देखो ये जैसे भी बन रहे हैं, आप बात समझ पा रहे हो, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R²। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई है आपकी, हाँ ये वैल्यू हो गई है फोर्स की, इंटू 1/Q0। तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो आगे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये रहा वो आंसर, E इजिकल्स टू 1/4π
क्यू बाय 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्यू से ये क्यू कट गया था। अब समझ में आया कि ये अपॉन में क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट अपॉन में कैसे आया? एक्चुअली ये कैसा था? 1/Q0 था। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना है। और या फिर न्यूमेरिकली इसको देखें तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी? यही थी 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, न्यूटन कूलम इनवर्स। ये जो है ये हमेशा लगाएंगे आप, चाहे डेरिवेशन लिखेंगे तब भी यूनिट लिखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन कर दिया तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिख के रख दी। कोई भी डेरिवेशन होगा उसके अंदर आपको उसकी एसआई यूनिट्स को मेंशन करना ही करना है। ये की पॉइंट है डेरिवेशन का। इसके नंबर मिलते भी हैं और कटते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या चीज़ होती है ये। आपने मैग्नेट देखा अपना, बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है? एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है। इसमें से लाइंस जाती थी ना वाली, 10th में पढ़ा होगा यार, है ना। इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इनके किसी भी पॉइंट पे, इनके बीच में अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दूंगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। यहाँ रख दूंगा, यहाँ दूर रखूँगा तो और दूर और दूर और दूर, तो इस तरह से इनके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है या फील्ड लाइंस होती है, जो कि किसी भी चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और इनकी डायरेक्शन के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या होती है। तो इनकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, दीज आर दोज इमेजनरी स्मूथ कर्व्स। क्या है? इमेजनरी है, स्मूथ कर्व्स है, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली लाई करता है। ठीक है, आप बात समझें कि मैग्नेटिक लाइन जैसे हमारी होती है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती है। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इनकी नेचर कैसा होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इनका नेचर, ये सब 3 डायमेंशन में है ना, ये पूरा आइटम 3D में चल रहा है दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर दिख रहा है आपको। देखो फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर एक सिस्टम है उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज को रख रखा है, उस पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी वो देख लेते हैं। बाहर की ओर है, रेडियल है और सारी बाहर की ओर है। मतलब अगर इसके सामने अगर हम लोग कुछ रखेंगे तो इसका जो नेचर होगा, लाइंस का नेचर कैसा होगा? अब क्यू पॉजिटिव चार्ज में से ये बाहर की ओर निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज में से बाहर की ओर निकलेगी। इतना इतना बड़ा बना के दिखा दिया मैंने आपको, बाहर की ओर निकलेगी। और नेगेटिव चार्ज में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में ये हो जाएगा काम उल्टा। इन सब की डायरेक्शन आती हुई होगी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन आती हुई होगी, मतलब इनवर्ड होगी। ये इनवर्ड, ये प्रॉपर्टीज़ में भी आता है, प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो आपकी। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है इसको बोलेंगे डायरेक्शन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी हो जाएगी? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी हो जाएगी? ये नेगेटिव चार्ज है तो कैसी हो जाएगी? इनवर्ड, आती हुई अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, अगर ये फोर्स लगाएगा तो बाहर की ओर लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा तो अंदर की ओर लगाएगा। इसका अब एक एग्जाम्पल देखो। अगली जो प्रॉपर्टी है या नेचर जो है उसको देख के आप आराम से समझ जाओगे। ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा है। अगर आप इसको इमेजिन करो ना तो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा है। बार मैग्नेट में क्या है? ये देखो N2S जाता है, ठीक है। बस एक यहाँ पे ही कहानी अलग है, जो S2N जाता था वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए पॉजिटिव से अगर जब जाएगा तो नेगेटिव की तरफ ही
जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जब जाएगा नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। और नेगेटिव में भी इधर दूसरी दिशाओं से अगर देखेंगे तो आ रहा है, और ये पॉजिटिव में दूसरी दिशाओं में देखोगे तो जाता हुआ दिखाई देगा। आप ये देखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इसकी एक डायरेक्शन चली और इसके पास भी आ रही है, तो अल्टीमेटली ये जो डायरेक्शन है पूरा, ये पूरा डायरेक्शन जो है वो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि नेचर किसका, नेगेटिव का नेचर अपनी तरफ खींचने वाला है, तो यहाँ से जो भी चल रहा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये बाहर की ओर से अंदर की ओर आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। फील्ड लाइंस फॉर इक्वल टू चार्जेस, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ना तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ना तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को छू 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 दूर दूर भगाएंगे। ठीक है, बीच में जो पॉइंट दिख रहा है आपको, बीच में जो पॉइंट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इधर ध्यान नहीं जाता ना सबका, न्यूट्रल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये समझना है कि हमारा 3 नेचर हमको देखने को मिल गए। और सबसे पहला नेचर तो आप यही समझ लो कि पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की वो होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव की होती है इनवर्ड। तो ये बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइन, ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए, बहुत ही कम नंबरों में या यूँ कहें किफ़ायती नंबरों में 2 या 3 नंबरों में पूछ लिया जाता है किसी भी क्वेश्चन के साथ मिला के, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 7 या 8 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, याद रखने वाली है। फर्स्ट तो यही है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और अंत कहाँ होगा इनका, नेगेटिव चार्ज पे। दूसरा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, किसी भी कर्व पे अगर आप टेंजेंशियल पॉइंट बनाओगे तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पिछली वाली स्लाइड में समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे रखा, ठीक है, तो इस चार्ज से इसकी कुछ दूरी होगी, ठीक है, ये इस तरह से निकलेगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज की दूरी होगी, ये चार्ज की दूरी इस पॉइंट पे आपको क्या निकाल के देगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या यूँ कहे वैल्यू निकाल के दे देगी। ठीक है, तो वो इस तरह की बात कर रहा है कि अगर फील्ड लाइंस के आसपास किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट बना दें तो हमको क्या देगा, वो वैल्यू बना के देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दे ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और अ टेंशन एक्ट्स लेंथवाइज, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होने की मतलब पतली होने की कोशिश करती है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, ये इतना कोई खास पॉइंट नहीं है, अगला पॉइंट देखोगे उसमें ज़्यादा काम किए। दे हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब मान लो किसी यहाँ चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे रखी हुई है एक प्लेट, तो चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर रहती है। और दूसरी बात इसमें क्या दे रखी है कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर क्लोजर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लाइंस एक दूसरे के पास पास में हैं तो मतलब क्या हुआ कि उसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पे वो दूर दूर है वहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी या यूँ कहें फील्ड जो होगी वो वीक होगी। ठीक है, 6th बात क्या बोल रहा है, छठी बात क्या बोल रहा है, छठा पॉइंट, दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर में से पास नहीं होती। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर
किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। कंडक्टर के अंदर ये काम नहीं करती हैं। दे स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। मतलब कि ये हमेशा जो कंडक्टर की जो सरफेस रहेगी उससे बाहर की ओर नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी और आएगी भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगी। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, दस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये पिछली बार भी हमने बात की थी, अलग से एक पॉइंट दे रखा है, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, और कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। दोस्तों इसके साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज का ये सेशन। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, वी आर फिजिक्स बंधु हम। और अगर आपने इसको लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, यहाँ पे मैंने बता रखा है लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी पता चल जाएं। और अगर आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो लिंक को आप सबके साथ शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके लिए बिल्कुल बेसिक लर्निंग थी, बट हो सकता है कि किसी और के लिए बहुत ज़्यादा काम का वीडियो हो, तो आप प्लीज़ 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 सबको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और दोस्तों ये जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ के हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, तो आप इस स्लाइड्स को यूज़ करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उससे जुड़े हुए डेरिवेशंस। पर मैं आपसे बोल दूं अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग इन द सेंस वीडियो के बीच में तो हम लोग कर देंगे तैयारी, आपकी तैयारी करवा देंगे, बट थोड़ा सा अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे साइड में बैठ के तो आपके लिए ही वो फ़ायदेमंद है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।